आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना, कोई भी अपने संविधान बना रहे हैं तो उसकी एक रूपरेखा खींची गई है। प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना क्या है? संविधान की रूपरेखा। ठीक है। इसमें ना सभी समूहों, सभी व्यक्तियों, सभी संविधान सभा के सदस्यों के विचारों का समूह है, विचारों का प्रतिबिंब है। ये क्या है? विचारों का प्रतिबिंब। किसके विचारों का प्रतिबिंब? जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के सदस्य थे, उनके विचारों का प्रतिबिंब क्या है? प्रस्तावना है। अपने को पता है संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, के तहत 1946 में। ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अभी संविधान सभा बन गई है तो अभी हमें संविधान बनाना है। तो लोगों ने पहले एक प्रारूप तो तैयार किया जाए, जैसे घर बनाने से पहले एक घर का डिज़ाइन तैयार करना होता है ना, वैसे ही प्रस्तावना तैयार की गई संविधान के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उद्देश्य का प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य का प्रस्ताव में क्या था? ये था कि भारत का जो संविधान होगा उसका स्वरूप कैसा होगा? शासन पद्धति क्या होगी भारत की? शासन के अधिकार किस में निहित होंगे? इन्हीं सब बातों को इंक्लूड करके भारत की संविधान प्रस्तावना बनी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। तो अब जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम एक रटे रटाए तरीके से न पढ़ के एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो हमें समझ में भी आएगी, हमें याद भी लंबे टाइम रहेगी और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है। पहले देखते हैं भारतीय संविधान। की प्रस्तावना तो ये क्यों बनाएगी, ये हमें पता लगा कि एक डिज़ाइन तैयार करना था, ढांचा या डिज़ाइन कह दो, तैयार करना था कि हमें शासन स्वरूप कैसा बनाना है, किस चीज़ का, कि शासन की शक्ति किस में होगी, शक्ति किस में होगी, स्वरूप क्या होगा शासन का, शासन का स्वरूप, लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, लोगों को कौन कौन से
अधिकार दिए जाएंगे। जैसे हम प्रस्तावना बोलते हैं तो शुरू में पहली लाइन आती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो शासन में शासन की शक्ति किस में निहित है? भारत के लोगों में। ठीक है, अर्थात शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है भारत के लोग। भारत के लोग चाहे उसे राजा बना सकते हैं, भारत के लोग चाहे तो उसे फकीर बना सकते हैं, भारत के लोग चाहे उसे चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भारत के लोग। तो मेन रूप से शक्ति किसके पास है? भारत के लोगों के पास। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन उठा, वो तो ठीक है, हमने वो मान लिया कि हम भारत के लोगों को शक्ति देंगे, पर किस आधार पे शक्ति देंगे कि हमें उनके पास शक्ति भी बनी रहे और हमारा देश प्रगति भी करे? तो हमने इस शासन का स्वरूप डिसाइड किया। शासन का स्वरूप कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। और थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। ऐसा देश जो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र हो। तो क्या कहलाता है? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब ऐसा देश जिसकी मतलब विदेश नीति पूरी एकदम अपने उसके अनुसार चले और उस पर किसी प्रकार का दबाव न हो और आंतरिक कार्य भी अपने हिसाब से करे। तो भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। अमेरिका क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, अब होता है लोकतांत्रिक। दूसरा शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होता है? तो अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या होता है? लोकतंत्र। और जो लोग जनता ही अपने शासक को चुनती है अपने कार्यों के लिए, और वो व्यवस्था होती है ना जहाँ जनता अपने कार्यों के लिए लोगों को चुनती है, अपने में से लोगों को चुनती है, वो क्या है? लोकतांत्रिक। वो शासन पद्धति क्या है? लोकतांत्रिक। फिर शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। मतलब ऐसा राज्य जिसका खुद का कोई राजकीय धर्म ना हो, खुद का सवय का, राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य का सवय का राजकीय धर्म ना हो। ठीक है, भारत में देखो, आपको पता है सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सब समान रूप से हैं। गणराज्य क्या होता है? सबसे अच्छी टर्म है गणराज्य। गण क्या होता है? लोग, और राज्य मतलब राज्य, लोगों का राज्य बोलो। या सही मीनिंग बताऊं जो आजकल यूज किया जाता है, ऐसा स्टेट
ऐसा राज्य जहाँ सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो। एक शब्द रह गया, समाजवादी। वैसे तो समाजवाद की बहुत परिभाषा है और समाजवाद बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अपने DC वधवा केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद के बारे में कुछ टिप्पणी की थी कि भारतीय समाजवाद वो समाजवाद नहीं है जहाँ पे लोगों का मतलब शोषण हो। वहाँ पे भारतीय समाजवाद ऐसा है, असमानता को कम करेगा, गरीब अमीर की खाई को पाटेगा, जीवन स्तर में सुधार करेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, असमानता को कम करेगा। तीसरा वन रहता है, वो रहता है गरीब व वंचित वर्ग को शोषण से बचाव करेगा तथा उन्हें संबल प्रदान करेगा। ठीक है, पता लगा अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शासन की शक्ति का स्रोत क्या है। भारत के लोग शासन की शक्ति का स्रोत है। शासन का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश है हमारा भारत, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य है। अभी तक पढ़ा और हमने जाना कि लोकतांत्रिक क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। फिर मेन क्वेश्चन आया कि ठीक है हम शासन का स्वरूप ऐसे बना देंगे, पर यहाँ पे लोगों को कुछ न कुछ अधिकार तो देने होंगे। तो लोगों को कौन कौन से अधिकार, लोगों को कौन कौन से अधिकार देने होंगे? ठीक है, लोगों को कौन कौन से अधिकार देने होंगे। तो पहला रहता है स्वतंत्रता, फिर रहता है समानता। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, पहले हम स्वतंत्रता के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना में लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब हमने स्वरूप ऐसा रखा संविधान की प्रस्तावना का कि हमने 5 प्रकार के स्वतंत्रता लोगों को देनी है। ये तो एक हमारा वो रहा बार का दिखावटीपन। जैसे अपने नहीं देखते पूरा मैच, पूरी मूवी देखने से पहले ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं। एक प्रकार का ट्रेलर था, तो हमने ये दिखा दिया सभी देशों को, सभी भारतीय लोगों को कि हम क्या बड़ा करने जा रहे हैं संविधान में। संविधान में क्या क्या चीज़ें आपके लिए होगी जो आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो हमने स्वतंत्रता की बात की। कौन कौन सी स्वतंत्रता की? क्या? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विचार और अभिव्यक्ति एकदम जुड़े जुड़े नहीं लग रहे कि विचार भी प्रकट करना हो गया और अभिव्यक्ति भी प्रकट करना हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, विचार होते हैं वो आंतरिक रूप से स्वतंत्रता को दर्शाते हैं और अभिव्यक्ति है वो बाहरी रूप से स्वतंत्रता को व्यवस्थित करते हैं।
विश्वास कि आप कोई भी धर्म में, कोई भी पंथ में, कोई भी कहीं पे विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म आपका जो मन करे वो धर्म अपना सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जो अपना नया बना सकते हो ना वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई कहाँ पे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। उपासना की बात की कि आप कोई भी उपासना पद्धति अपना सकते हो, पर हाँ उसमें जाके रिस्ट्रिक्शन है, इन सभी में है कि लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, जनहानि नहीं होनी चाहिए, दूसरों को इससे मतलब कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मतलब है वो, ठीक है, एथिकल है थोड़ी सी। अब अगला जो अधिकार रहेगा वो रहेगा समानता। तो भारत के लोगों को 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहला है अवसर की समानता, सेकंड वन है प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता में ये कहा गया है कि सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा कि वो आगे बढ़े। इसलिए हमने लोगों को फ्री में शिक्षा प्रदान की, लोगों को भोजन प्रदान किया ताकि वो कुपोषण के शिकार न हो। लोगों को हमने आरक्षण दिया कि वो आगे आएँ, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर रह गया था पीछे कुछ कारणों से, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कारणों से, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने उनको आरक्षण तक भी दिया। और उनका अब जो भी है परिणाम निकल रहा है पॉजिटिव, वो हमें देखने को मिल रहा है। उसी के क्रम में हमें प्रतिष्ठा की समानता भी दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि आप चाहे राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप भिखारी हो, चाहे आप सेठ हो, चाहे आप हत्यारे हो, चाहे आप अर्जुन अवार्डी हो, चाहे आप भारत रत्न हो, परंतु भारतीय संविधान के अंदर आप सभी समान हो। भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने आप समान हो। मतलब आपकी प्रतिष्ठा, रुपये, धन का कोई महत्व नहीं रहता, आप सभी समान हैं हमारे भारतीय संविधान के लिए। तो ठीक है, अब रहता है आगे वाला, व्यक्ति की गरिमा। मतलब व्यक्ति को पूर्ण रूप से वो क्या रहना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का। फिर आता है बंधुत्व, सभी एक सम भाईचारे के साथ रहेंगे, उनमें कोई मनमुटाव करने की कोशिश भी नहीं करे, ऐसा अपेक्षा की गई थी हमारे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, एकता और अखंडता। ठीक है, इनका जिक्र हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन का है? स्वतंत्रता का है, समानता का है और न्याय का भी है। न्याय का वाला टॉपिक रह गया था हमारे बीच में, न्याय का भी जिक्र है भारतीय संविधान में। वो ट्रीजे दिखा रहे थे तो न्याय की भी बात की, तो हमने कहा सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। समझ रहे हो? सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो हमने क्या क्या ट्रीजे दिखाया भारतीय लोगों को? हमने दिखाया कि हम आपको क्या देंगे, शासन का स्वरूप कैसा देंगे, संपूर्ण बहुमत संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य के रूप में। फिर हमने बताया कि हम लोगों को अधिकार भी देंगे। कौन से देंगे? स्वतंत्रता देंगे। उसमें देखेंगे विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता के साथ साथ हम आपको न्याय भी देंगे, और न्याय में हम आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय देंगे। समानता में हम आपको 2 प्रकार की समानता देंगे। हम आपको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देंगे, और हम आपको
सम्मान देंगे, आपको धन्ना सेठ राजा के बराबर खड़ा करेंगे, गरीब प्रजा को भी। अर्थात संविधान के सामने तुम सब समान हो, उसे क्या कहे हैं, प्रतिष्ठा के समान। व्यक्ति के घर में बंधुत्व भाईचारे के साथ रहेंगे, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देंगे और एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ऐसी बंधुत्व की हम आशा करते हैं। तो ये बातें थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, परंतु थोड़ा सा रहता है। अब इतनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा तो इसकी कोई आलोचना भी तो हुई होगी। आलोचना, कोई भी अच्छी चीज़ हो, जब मूवी आए, कोई भी मूवी का ट्रेलर आए, उसकी भी आलोचना तो लोग करते ही हैं। तो पहली बात एक आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, इसने कहा भाई साहब भारतीय संविधान सभा ब्राह्मणों की संविधान सभा, ब्राह्मणों की सभा है। चर्चिल एक बात और कहता है कि भारत में लोक प्रभुता सिर्फ भ्रम है। जो हमने बात की थी ना कि हम शासन की शक्ति का स्वरूप किसे रखेंगे, तो हमने कहा था हम भारत के लोगों को शासन की शक्ति का स्वरूप या शासन की शक्ति का स्रोत रखेंगे। तो वहाँ पे चर्चिल साहब कहते हैं लोक प्रभुता एक क्या है, भ्रम है। नहीं, ये चर्चिल ने कहा था लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये कहा था KCEN ने। ठीक है, हमने जहाँ बात की थी ना कि शासन की शक्ति का स्वरूप क्या है, हमारे लोग होंगे, तो उन्होंने कहा कि लोग, KCEN ने कहा लोक प्रभुता एक भ्रम है, चलाते तो लोग हम शासन को बड़े लोग ही हैं, बस दिखावे के लिए ये सब। फिर आलोचना में आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात प्रस्तावना लिख दी ना, वो लिख दी, पर उसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते अपने। जैसे कोई अपने को अधिकार प्राप्त कम हो रहा है तो उसे ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय में जाके कोर्ट केस कर देंगे, हमें यह अधिकार नहीं है। परंतु मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है उनमें से है कि आर्टिकल 32 के तहत हम जाके केस कर देते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। परंतु प्रस्तावना में जो हमें दिखाया गया था ट्रीजर, उसमें जो अधिकार हमें प्राप्त नहीं है या थोड़ा कम अधिकार प्राप्त है, तो उसे हम न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवा सकते, लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन उठता है हमेशा कि भारतीय संविधान, भारतीय प्रस्तावना में मौलिकता नहीं है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने अध्ययन किया अमेरिका की प्रस्तावना का और भाषा ले ली किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। विषय प्लस भाषा ले ली ऑस्ट्रेलिया की और USA के संविधान से प्रस्तावना का वो ले लिया प्रारूप। मौलिकता का क्वेश्चन उठता है। फिर एक क्वेश्चन और उठता है, ये कहते हैं भाई साहब भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी व्याख्या नहीं हुई।
व्याख्या नहीं की गई, जैसे समाजवादी, लोकतंत्र। ये व्याख्या होनी चाहिए लोकतंत्र से क्या तात्पर्य, अध्यात्मक लोकतंत्र या अन्य लोकतंत्र। तो इस टाइप से इनकी क्या की जाती है, आलोचना। कुछ विद्वान थे जिनकी टिप्पणियाँ हमेशा आरपीएससी, यूपीएससी सभी के मुखमंडल पे शोभित रहती है और वो क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि के.एम. मुंशी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था, प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जनपत्री है। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। गजेंद्र गडकर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने कहा था, प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों को मस्तिष्क को समझने का स्रोत है। प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के मस्तिष्क को समझने का क्या है, स्रोत है, कुंजी है, कुछ भी कह लो। एक इम्पोर्टेंट आए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार है, ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। अब इतनी बात आ गई कि के.एम. मुंशी ने कहा कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है। गडकर साहब ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों को समझने की कुंजी है या स्रोत है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्वेश्चन फिर उठता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्वेश्चन उठता है, नहीं है, हाँ है। तो सबसे पहले जिज्ञासा हुई लोगों के मन में जानने के लिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट में गए लोग जानने के लिए। कब की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम 1960 के बेरुवारीवाद में। बेरुवारीवाद तो पता है, बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, वो वाला के दौरान लोगों ने पूछा, क्या प्रस्तावना जो अब बात कर रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एकता अखंडता की बात करते हैं, क्या ये लागू नहीं होना चाहिए? कि ये संविधान के भाग नहीं है प्रस्तावना? तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज थे गजेंद्र गडकर। बेरुवारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की शक्ति देता है संसद को, की बात करता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उसके तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। बात कब की है? 1960 में बेरुवारी विवाद हुआ था। बेरुवारी एक जगह थी, वो अपने प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी
कुछ डिस्ट्रीब्यूट या कुछ समझौते के कारण पाकिस्तान को देना चाहते थे। तो उस पर लोगों ने अब ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस में बात हुई, बात यहाँ तक पहुँची कि जो हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एकता अखंडता की बात की है प्रस्तावना में, क्या ये प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस केस का निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बात चली फिर एक महान केस आया। कौन सा केस? 1973 केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, परंतु इसमें संशोधन इस अनुसार किया जाए ताकि मूल ढांचे का सिद्धांत खंडित न हो। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत है और इसी के इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, संशोधनीय है, परंतु केस बेरुवारीवाद में तो कहा था संशोधनीय भी नहीं है भाई साहब। तो 1973 में इन्होंने कहा कि संशोधनीय है, आप संशोधन करो, पर ऐसा ध्यान रखें कि इसमें जो मूल भावनाएं थी हमारे संविधान निर्माताओं की, उसे आहत ना कर दो आप लोग, उसे चोटिल ना कर दो, उसे घायल ना कर दो। मूल भावनाएं खराब नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान की। तो उसी के चलते 42वां संविधान संशोधन 1976 को एकमात्र बदलाव किया गया। अभी तक जितने लगभग मान लो कि 78 सालों के इतिहास में एकमात्र चेंज हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो है 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा, जब इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो कोई पूछ ले कितनी बार परिवर्तन चेंज किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो आप बोलोगे एक बार। कितने शब्द जोड़े गए? 3 बार, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, हमने आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ लगभग सारे क्वेश्चन आपको तसल्ली बख्श सही होंगे और हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी नए टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।